हेलो स्टूडेंट, मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 10 का एसएसटी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही खास चैप्टर है। इवन मैं आपको बताऊं, जब मैं नोट्स बना रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ते वक्त, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो हमारी जीवन से, हमारे देश से जुड़ी हुई थी। तो देखो, इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, आपका बस ये बताया गया है कि जैसे जो हम रोज़ाना चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो सामान होता है, जो वस्तुओं की आवाजाही होती है, जिनका हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, वो किस प्रकार होती है, उसके लिए किन माध्यमों का, किन परिवहनों का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं इसके पूरे विस्तार से इसके बारे में जानते हैं बिना किसी देरी के। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर ये सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ये सारे देख रहे होंगे। मैंने ये इसलिए लगाया है ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल सके, आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल सके कि हम क्या करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं परिवहन से, फिर मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में बताता हूँ। तो देखो क्या होता है कि हम अक्सर रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें, चाहे आपकी कॉपी हो, किताब हो, खाना हो, अनेक प्रकार के खाने हो सकते हैं, और जिसमें आपकी साइकिल हो सकती है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इनमें से अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो आपके आसपास उपस्थित नहीं होती हैं, उपलब्ध नहीं होती हैं। कोई ना कोई चीज़ आप, अधिकतर चीज़ें आप बाहर से लाकर उनका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें बाहर से कैसे आती हैं, कैसे दूसरे स्थान से अपने स्थान पर लाई जाती हैं, या फिर कहें कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। तो इसमें यह आपको जानना यही बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में, जो सामग्री, जो वस्तुएं होती हैं, वो अधिकतर हम देखते हैं व्यापारियों के द्वारा लाई जाती हैं, है ना। और व्यापारी कौन होता है? व्यापारी वो व्यक्ति होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को लाकर हमें उपलब्ध कराता है, हमें बेचता है। जैसे हम दुकानों पे देखते हैं, चाइना का माल होता है या फिर अमेरिका की कोई चीज़ होती है, एक व्यापारी क्या करते हैं, वहाँ से खरीद कर लाकर हमें क्या करता है, दुकानों पर उपलब्ध करवाता है। तो इसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। तो जानते हैं पहले कि जो परिवहन है, जिसके माध्यम से एक स्थान से चीज़ों को दूसरे स्थान पर लाया जाता है, तो वो परिवहन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि ये आपके आपके पेपर में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ परिवहन के प्रकार क्या होते हैं ये भी जानते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, परिवहन से आप क्या समझते हैं। जब ये आपके पास ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आपको लिखना है कि जब किसी वस्तुओं या सामग्री, सामग्री क्या होता है, जो सामान होता है ना, किसी भी प्रकार का, और सेवाओं को जिस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है, तो वह परिवहन कहलाता है। नॉर्मल सी परिभाषा आपको देनी है, बिल्कुल समान, कि भाई जब किसी वस्तु या सेवाओं को या सामग्रियों का, या फिर वो लोग हो सकते हैं, वो लोग, सेवाएं, वस्तु, सामग्री, कोई भी चीज़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस माध्यम से जाती है, तो वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान, लोग जा सकते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा रहा हो, और जिस माध्यम से लाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। और देखो, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं ये बताता हूँ मैं। परिवहन बेसिकली 3 प्रकारों में इसको कैटेगराइज किया जाता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी एक होता है स्थल परिवहन, और एक होता है जल और वायु। क्योंकि स्थल, जल, वायु ये क्या है, पृथ्वी के, दुनिया के 3 महत्वपूर्ण कह सकते हैं अंग होते हैं। क्योंकि जल, पृथ्वी जो कि स्थल है, और वायु जो हवा हम देखते हैं। तो ये 3 चीज़ों पर क्या होता है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों का यहाँ से वहाँ आदान प्रदान करते हैं। तो आपको परिवहन की परिभाषा पता चल गई होगी। तो परिवहन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, परिवहन की ज़रूरत क्यों है, तो इसको हम जानते हैं। यह भी आपके क्वेश्चन में, पेपर में आ सकता है। तो हम अपने जीवन में रोज़ाना अनेक प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से अधिकतर चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध नहीं होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी वस्तु का, हम फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन क्या यहाँ पे उपस्थित हो गए आपके, जो जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये फ़ोन आप कहाँ से लाए हो, कहीं से आया ना।
तो इसी प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं वो एक जगह पर स्थित नहीं होती हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं, तो हम उसकी हमें ज़रूरत होती है, उन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, तो हम उन चीज़ों को मंगाते हैं या फिर खरीदते हैं, और वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यापारियों के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा दूसरे स्थान से लाई जाती हैं, और इन चीज़ों को दूसरे स्थान से लाकर ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। और यह काम परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का काम व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। व्यापारी क्या करते हैं, परिवहन का प्रयोग करते हैं। वो रेल हो सकती है, सड़क हो सकती है, वायु हो सकता है, मतलब जो एरोप्लेन होती है उसके माध्यम से कर सकते हैं वो, या फिर जहाज़ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से व्यापारी इसको लाने का काम करते हैं। और परिवहन के माध्यम से ही हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आज आपको अमेरिका जाना है तो एरोप्लेन से आप 17 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे, है ना, 24 घंटे में तुरंत। तो इस तरीके से आज वायु और जहाज़ से भी जाना चाहो जहाज़ से भी, बट टाइम बहुत लगेगा। तो इस तरीके से तो आज हम परिवहन के माध्यम से कहीं भी आ जा सकते हैं। साथ ही हम अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ज़रूरतमंद चीज़ें जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम इनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, तो हमारे यहाँ पर जो सड़क है, या कहें जो सड़क पर जाल है, वो काफ़ी बिछा हुआ है। मतलब पूरे भारत में देखो, यहाँ से देखो किस तरीके से ये जाल बिछ रखा है, पूरा सड़क जाल, है ना। तो ये देख सकते हो। आगे हम अभी बढ़ते हैं, तो एक तो ये स्क्रीन में क्या हो रहा है, हाँ अब आ गए हम परिवहन के साधन, स्थल जल वायु परिवहन। अब मैंने अभी बताया था ना, स्थल जल वायु परिवहन, तो अभी हम देखने वाले हैं स्थल, सिर्फ स्थल। वायु और वायु जल बाद में देखेंगे, आज हम देखेंगे स्थल। तो स्थल परिवहन के प्रकार क्या होते हैं, देखो सड़क परिवहन भी इसमें सड़क आता है, स्थल परिवहन में रेल आता है और पाइपलाइन आता है। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे स्थल में जो सड़क है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। तो देखो भारत में जो रेल का जाल है, जो सॉरी सड़क जाल है, सड़क जो बिछाई गई है, सड़कें जो बनाई गई हैं, वो सबसे अधिक इंडिया में है। भारत में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है, जाल बिछाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इधर स्क्रीन पर, यहाँ पे देखो पूरा एक मतलब एकदम बिछ रखा है। और तुम गांव में भी जाते देखते हो कितने सारे सड़क आपको मिलती हैं, रोड मिलते हैं, यहाँ तक कि कंफ्यूज हो जाता है किस रास्ते से जाएं किससे नहीं जाएं, समझे, होता है अक्सर। तो ये चीज़ें, तो सड़क क्या है, सड़क जाल भारत पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसका बहुत अधिक सड़क जाल है। और इसकी जो किलोमीटर में अगर देखें तो 23 लाख किलोमीटर में भारत में सड़क जाल बिछाया गया है। और भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। सड़क परिवहन की शुरुआत रेल परिवहन से पहले हुई थी। ठीक है, रेल बाद में बना। ठीक है, पहले सड़क परिवहन का प्रयोग होता था। पहले तुम देखते थे सड़क के द्वारा, जैसे कच्ची सड़कें होती थी तो उसमें पहले ना लाडुआ वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं यार, मतलब पहले चलती थी ना, 3 पहिए की लकड़ी के वाहन चलते थे, बैलगाड़ी वगैरह, ये पहले चलती थी। तो ये सड़क परिवहन के पहले साधन थे। धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने विकास किया, तो धीरे धीरे हम क्या हुए, अब आज तो कार वगैरह पे आ गए, बसेस पे आ गए, बस वगैरह चलाते हैं, ये सब करते हैं। तो इस तरीके से तो अभी हम तीसरा ये देखने वाले हैं क्वेश्चन कि भाई जो परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन कितना महत्वपूर्ण है। कि जो रेल के कंपेयर करें, अगर रेल से हम तुलना करें, तो जो सड़क परिवहन है वो कितना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। और सड़क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। और उसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें रेल के मुकाबले पैसा बहुत कम खर्च होता है बनाने में, ये कम लागत में बन जाता है। इसमें मिट्टी की भी बन सकती हैं, इसमें तुम पत्थर कंकड़ इनसे बनाया जाता है, कोनताल होता है एक, उससे बनाया जाता है। तो सड़क निर्माण में कम लगता है, बल्कि रेल की पटरियां बिछाने में देखो कितना समय लगता है भैया। एक तो रेल की पटरियों में लोहा का प्रयोग, उसके ऊपर पत्थर भी डाले जाते हैं, लकड़ी भी डाली जाती है, कितने सारे तो उसमें वो वोल्ट वगैरह क्या कसे जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें काफ़ी लागत लगती है। और दूसरा कि जो सड़क परिवहन होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ और वंचनीय है। मतलब कोई भी सड़क छोड़ रखी है, कहीं पे भी है, कोई भी जगह पड़ी है, पहाड़ वहाड़ कहीं पे भी कुछ भी जगह पड़ी है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ जगह पर भी क्या होता है, सड़कें बनाई जा सकती हैं। और अधिक ढाल और पहाड़ी क्षेत्रों में भी, मान लो ऊपर से एकदम ढाल है, मतलब 10-12 फीट से एकदम नीचे, तो ना ढाल वाली सड़कें होती है, ऊबर ऐसे करके ऐसे, तो ये ढाल वाली यहाँ पे भी सड़कें बनाई जा सकती है। बट रेल को नहीं बना सकते, क्योंकि रेल भाई इतनी लंबी होती है कि अगर वो ढाल से ऐसे जाएगी इतनी तेज़ी से, तो वो हो सकता है कि वो पलट जाए या फिर कुछ नुकसान हो जाए, खतरनाक होती है वो। तो ये क्या होता है, सड़क हम पहाड़ी क्षेत्रों में, अधिक ढाल वाले हर क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा देंगे तो इससे कम लोग और कम दूरी, कम वस्तु को बड़ी आसानी से लाया
और लाया जा सकता है और ले जाया जा सकता है, क्योंकि रेल में 10 लोग 15 लोग के लिए एक रेल थोड़ा ना लेके जाएंगे, कितनी बड़ी हो जाएगी। कोई थोड़ा सा सामान लेके जाना है तो हम सड़क परिवहन के माध्यम से थोड़े वस्तु को, थोड़े लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं आज तुम्हारे सामने टेम्पू होता है, कितने कितने छोटे छोटे वाहन होते हैं जिसके माध्यम से हम सड़क का प्रयोग करते हुए आसानी से पहुंच जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये घर घर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। सामान चढ़ाने उतारने में इसमें क्या होता है, कम लागत लगती है। ये काफ़ी कम लागत लगती है, ज़्यादा कोई लागत नहीं लगती है, ना सामान इतना उतारना रखना, अपने आप हो जाता है, ठीक है। और घर घर सेवाएं उपलब्ध होती है। अगर तुम कोई टूर वाली बस करते हो, कुछ भी करते हो, तो आराम से तुम्हारे घर तक छोड़ के जाती है, क्योंकि सड़कें क्या होती हैं, घर तक उपस्थित होती हैं। बट रेल लाइन क्या तुम्हारे घर तक उपस्थित हो पाएगी? रेलवे की लाइन नहीं हो पाएगी। अगर हो भी गई तो सो भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी की तरह होता है। अब मान लो तुम्हें किसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है, या फिर आपको कोई एरोप्लेन के उस पर जाना है, क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म पे जाना है एयरक्राफ्ट के, तो फिर क्या करोगे? तो तुम उसके लिए क्या करते हो? छोटे गाड़ी, टैक्सी, सड़क का प्रयोग करते हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन और ये चीज़ें तुम्हारे घर के पास तो उपस्थित नहीं होती, बहुत कम होते हैं। रेलवे स्टेशन हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, ये सारे बहुत कम होते हैं। जैसे हाईवे के हो गए, सॉरी हवाई जहाज़ के जो बनाए जाते हैं स्टेशन वगैरह, वो क्या पास में होते हैं? वो काफ़ी दूर होते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि और सामान्य लोग उसका प्रयोग भी नहीं कर पाते, काफ़ी महंगा होता है। तो ये सारे इस तरीके से तुम इसका क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो कि भाई सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है और इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। अब भारत में देखो 6 प्रकार के क्या हैं, जो 6 प्रकार की सड़कें हैं। तो पहली है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये क्या है? स्वर्णिम, ये राजमार्ग कहते हैं, और इसमें 4, ये क्या करती है, 4 महानगरों को जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य देखो क्या है, 4 मेगा सिटी को जोड़ना। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़कें परियोजना प्रारंभ की गई। और दिल्ली को जोड़ने वाली, दिल्ली एक राजधानी है, तो इसको जोड़ने वाली 4 लाइनें और बिछाएंगी, किसकी? सड़क की, राजमार्ग की, ताकि दिल्ली से जोड़े। और इसमें तुम इसी परियोजना में देखो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है। अभी मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण का ये सब। देखो यहाँ से, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, मैं अभी एक मिनट, ये देखो, ये कन्याकुमारी से, यहाँ से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जोड़ रहा है। ये क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा को जोड़ने के लिए एक परियोजना, इसमें वो जो 6 लाइन की परियोजना थी ना, शुरू की गई, उसमें ये भी शामिल थी। साथ ही साथ जो यहाँ से पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाली, मतलब कि असम से इधर पोरबंदर, असम की गुवाहाटी से पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने वाली, हाँ, ये गलियारा है, जो क्या करता है, जोड़ता है। और ये भी किसके अंतर्गत था? जो भी मैंने बताया ना, जो दिल्ली को 6 लाइन के तहत जोड़ने वाली जो परियोजना शुरू की गई ना, उसके तहत ये भी बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आ जाता है कि भाई उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा जो पूर्व पश्चिम वाला है, वो सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग, अब देखो यहाँ पर तुम राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हो, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये इसमें बता रखा है कि कितने प्रकार के मार्ग होते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, ये सड़क होती है, ये क्या करती है, देश के जो दूर दूर के भाग होते हैं ना, उनको जोड़ती है। प्राथमिक सड़कें तंत्र हैं, लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका क्या होता है, क्षेत्र में, ये क्या होता है, लोक निर्माण के क्षेत्र में आती हैं। ये प्राथमिक सड़कें हैं, ये गलत लिख दिया, ये प्राथमिक सड़कें तंत्र होता है, ये प्राथमिक पहली होती हैं, ये सबसे बड़ी होती हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ना, ये सबसे ऊपर आता है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, इसको नेशनल हाईवे भी कहते हैं, जो सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो ये होती है, ये प्राथमिक सड़क तंत्र होता है। और इसका जो काम है, इसको बनाने का काम किसके अंदर होता है? PWD के अंदर होता है, जिसको हम लोक निर्माण विभाग कहते हैं। अब राजमार्ग, ये तो राज्य की होगी, पूरे देश, जैसे भारत, और भारत में कई राज्य हैं, तो राज्यों में भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो राज्य की जो सड़कें होती हैं, जो राजमार्ग होते हैं, ये राजधानी को क्या करते हैं, जिले से जोड़ते हैं। जैसे लखनऊ की राजधानी है भाई, दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो जो लखनऊ है ना, ये लखनऊ की जो सड़क होगी ना,
ये जो राजमार्ग होंगे ये क्या करेंगे, वहाँ के जो ज़िले होंगे, जैसे मान लो ज़िला कोई भी ले लें, हरदोई ले लिया या फिर हमने अमेठी ले लिया, रायबरेली ले लिया, कोई भी ले लिया, तो वहाँ से क्या करेंगे, ये लखनऊ वाला जो हाईवे होगा वो उनसे जोड़ेगा। तो इस प्रकार से जो राजमार्ग होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करते हैं, और इनका जो निर्माण होता है वो राज्य के सार्वजनिक निर्माण के विभाग के तहत किया जाता है। इसको PWD कहते हैं। ये क्या होता है, राज्य का एक सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है। पूरा विभाग मतलब डिपार्टमेंट होता है पूरा, वहाँ पर एक पूरा सिस्टम दिया जाता है कि ये लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ सरकारी जो कार्यकर्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको बनाने का, सड़कों को बनाने का काम करते हैं। और जिला मार्ग, ये सड़कें क्या होते हैं, प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ये सड़कें क्या करती हैं, जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं ना, जहाँ पे जैसे मुख्यालय वगैरह बने होते हैं, काफ़ी सरकारी मुख्यालय दफ्तर बने होते हैं, उनको क्या करते हैं, जिला मतलब जिला से जोड़ते हैं, विभिन्न जिलाओं को आपस में जोड़ते हैं। और इन सड़कों का व्यवस्था को उत्तरदायी जिला परिषद, ये क्या करती है, जिला परिषद रखती है इनका। तो ये आप इसको याद रख सकते हो, आपको एक एक नंबर में, दो दो नंबर में इनको पूछे जा सकते हैं पेपर में। अब यहाँ पे अन्य सड़कें, अब अन्य सड़कें क्या होती हैं, ये सड़कें वो सड़कें होती हैं जैसे ना ग्रामीण से गांव, गांव से ग्रामीण, इनको जोड़ती हैं। जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उनके बीच में बनाई जाती हैं। तो ये वो सड़कें होती हैं जो क्या करती हैं, लोगों को ग्रामीण से गांव, गांव से शहर, इस तरीके से जोड़ती हैं। तो ये वो सड़कें होती हैं। और ये इनका जो कार्य, ये जो कार्य किया जाता है, इनको बनाने का कार्य, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है। और सड़कों के विकास में इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। इस किसने, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना ने सड़क के विकास में काफ़ी योगदान दिया है, क्योंकि इस योजना के तहत काफ़ी पैसा दिया जाता है कर्मचारियों को, और उनसे क्या करा जाता है, निर्माण करवाया जाता है किसका, सड़कों का। सीमांत सड़कें, अन्य सड़कों के अलावा भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में इस सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। अब क्या होता है, ये दूसरी सड़कें हैं जो क्या करती हैं, देश के सीमा के आसपास जो होती है ना, उनको जोड़ने का, देख रेख का काम करती हैं। तो ये हैं सीमांत सड़कें, इनको आप ध्यान रखना। इसको थोड़ा ना लिख के ना 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएगा। और दूसरा इधर तुम देख सकते हो, सड़क घनत्व क्या होता है, प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में, मतलब 100 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरे, जैसे कोई राज्य है उसका 100 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, तो उसमें कितने किलोमीटर जो सड़क जाल है या सड़कें बनाई गई हैं, उसके अनुपात में निकाला जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में मान लो 10,000 100 किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो उसमें कितने क्षेत्रफल में सड़कें बनाई गई हैं, तो उस हिसाब से इसका क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है। तो ये लंबाई के सड़क घनत्व कहा जाता है कि प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है, कि प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश सड़क का वितरण एक समान नहीं है, देश में जो सड़कें हैं वो एक समान से नहीं बनी है, कहीं पे अधिक सड़कें बिछाई गई हैं तो कहीं पे कम। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर देखा जाए भारत में, तो जो केरल है वहाँ पे सबसे अधिक क्या है, सड़क निर्माण किया गया है, ठीक है, 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में देखा जाए, ठीक है। अधिक सड़क घनत्व कौन सा वाला राज्य है, केरल सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है। केरल क्या है, सबसे अधिक वाला है, ये केरल है। और भारत का सबसे कम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक किया है, तक ही सड़कें बिछाई गई हैं। भारत में सड़क परिवहन की अनेक समस्याएं हैं, और इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये बताएं कि इसमें तुम्हें ये लिखना है, जम्मू कश्मीर ऐसे आता है कि भारत में सबसे कम सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर लिखना है। और सबसे अधिक कौन सा है, तो आपको केरल लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं क्या हैं। तो भाई देखो, हमारे यहाँ पर जो सड़क जाल है वो लोगों के हिसाब से बहुत कम है। तुमने देखा होगा अधिकतर जाम लग जाता है कि सड़कें लोगों के हिसाब, जैसे लोगों के अनुमान में देखा जाए तो सड़कें लोगों के मुताबिक नहीं है, कि जितनी ज़्यादा संख्या है, जितनी ज़्यादा हमारे पास वाहन है, गाड़ियां हैं, उस हिसाब से सड़कों का जाल नहीं बिछाया गया है। और लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं, और जब तुम देखते हो आधी सड़कें गांव में भी अभी भी कच्ची हैं, पानी भर जाता है तो उसमें दलदल सा बन जाता है ना, लोगों को निकलने का बिल्कुल मतलब निकलने में बहुत सारी परेशानी होती है, तो ये भी कमी आती है। और शहरों की सड़कें काफ़ी भीड़ भाड़ वाली हैं। अभी तुम दिल्ली में निकल जाओ, कहीं पे जाम फंस गया तो 2-2.5 घंटे वहीं तुम अटके रहो। तो भैया यहाँ की जो सड़कें हैं दिल्ली में, जैसे हो गया
और भी शहर हो सकते हैं, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे जाम वगैरह ये जो शहर होते हैं वहाँ पे सड़कों में भीड़ भाड़ काफ़ी होती है। तो ये एक समस्या है जिसको हमें दूर करना चाहिए। तो ये था हमारा सड़क परिवहन के बारे में। अब देखते हैं रेल परिवहन। तो रेल परिवहन भी काफ़ी अच्छा है साधन। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। देखा जाता है कि सबसे अधिकतर जो दूर दराज वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली से मानो बिहार जाते हैं, या फिर बिहार से दिल्ली आते हैं, यहाँ से हम दिल्ली से महाराष्ट्र जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इसको जो रेल परिवहन होता है ना, वो दूर स्थानों के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कहीं दूर जाना है तभी वो क्या करते हैं, रेल का प्रयोग करते हैं। तो ये वस्तुओं और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। ठीक है। और रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक भी है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी तक सामान का परिवहन वादे। अब तुम देखते हो जब भी तीर्थ यात्रा के लिए जाना होता है ना, कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, रेलवे के टिकट कटवाते हैं, रेलवे से ही जाते हैं। और जैसे व्यापार के लिए, व्यापार भी क्या होता है, इसके द्वारा काफ़ी माल यहाँ से वहाँ लाया जाता है। ठीक है। और यात्राएं की जाती हैं, घूमने जाते हैं, तब भी इसका क्या करते हैं, रेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, काफ़ी लाभदायक होता है लंबी यात्राओं के लिए। तो इसलिए रेल को प्रयोग किया जाता है। ये लंबी यात्रा के लिए लाभदायक है। और रेल परिवहन लंबी दूरी तक सामान भेजने का आसान साधन भी है। ये लंबी यात्रा के लिए लाभदायक है। और रेल परिवहन लंबी दूरी तक सामान भेजने के लिए भी आसान, कि भाई सामान है, एक बार रख दिया तो 1000 किलोमीटर दूर ले जाना, एक बार रख दिया आराम से, फिर वहीं जाके उतारना है। तो इसमें सामान को भी अच्छे आसानी से ले जाया जा सकता है और लंबी यात्रा के लिए सही भी रहता है। रेल परिवहन व्यापार के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि व्यापारी अपना सामान रेलवे द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हाँ, व्यापारी भी अपना सामान, तुमने मालगाड़ी देखी होगी रेल में, देखी है ना, रेलवे की मालगाड़ी मूवी वगैरह में देखी होगी। ये कोई मैंने देख रहा था, कोयला वगैरह ढोने वाली ऐसी गाड़ियाँ होती है, मैंने देखी थी मूवी में। तो इस प्रकार तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। रेलों द्वारा लोग देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं, घूमने जाते हैं, रेलों के माध्यम से ही लोग यात्राएं करते हैं। और रेल द्वारा व्यक्ति तीर्थ यात्रा जैसे 4 धाम यात्रा व अन्य लंबी दूरियों की यात्राएं करते हैं, और इससे कभी काफ़ी आसान भी हो जाता है। ठीक है। पाइपलाइन। अब देखते हैं पाइपलाइन क्या है। भारत में पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। वैसे मैंने ना इसकी कमियां नहीं बताई रेल परिवहन की, और काफ़ी चीज़ें नहीं बताई। इसमें ना और भी चीज़ें हैं, जैसे कि भारत में कितना रेल परिवहन बिछाई गई है, कितनों किलोमीटर में। तो एक इसमें तुम्हारी बुक में एक डाटा भी दे रखा था कि 31 मार्च 2004 के अनुसार देखा जाए तो भारत में जो रेल की लंबाई है वो 63,221 किलोमीटर है। कितनी? 63,221। और फिर इसी अनुमान को बताया गया कि भाई रेल इंजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो स्टेशन की संख्या भी दी गई थी कि 7,031 स्टेशन है भारत में। तो इस तरीके से, तो ये भी आप पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा है। और देखो रेल परिवहन की खामियां क्या है, मतलब कि इसके नुकसान क्या है, और या फिर ये इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती है। तो भैया ये पहाड़ी क्षेत्रों में, उबड़ खाड़ी क्षेत्रों में नहीं बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं। और इसमें आर्थिक खर्चा बहुत अधिक होता है। ठीक है। आर्थिक जो खर्चा होता है, पैसा बहुत, लागत अधिक लगती है। और वैसे भारत में कई सारे क्षेत्रों में बनाए भी गए हैं, जैसे सुरंगों से होके निकलती हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्रों से भी होके निकलती हैं, बट उसको क्या करना होता है, समतल करना होता है, एक लेवल पे करना होता है, तभी रेल की पटरी बिछाई जाती हैं। तो ये है, तो इसको आप एक बार बुक से भी देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और पाइपलाइन, तो पाइपलाइन तो काफ़ी ईजी है। पाइपलाइन देखो क्या है, भारत में पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। पाइपलाइन क्या है, भारत में एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग पहले खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, है ना, उद्योगों में, शहरों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। पहले तुमने देखा होगा गांव में इंजन वगैरह चलते थे जो पानी वाले होते थे ना, तो पाइप डालकर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर ले जाया जाता था पानी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो पहले इस तरीके से। तो आज इसको क्या करा जाता है कि दूसरे देशों से हम क्या करते हैं, पेट्रोल, तेल, गैस इत्यादि को मंगाने के लिए भी पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा साधन भी है परिवहन का, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ठोस पदार्थों को तरल पदार्थ में बदलकर भी क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर ला सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं बट उनको तरल भी बना सकते हैं, तो वो भी लाए जा सकते हैं। तो इसमें ये है। और इसमें काफ़ी सारे जो पाइपलाइन में तुम्हें इतना ही लिखना है कि पाइपलाइन वो होते हैं जिसके माध्यम से, पाइपों के माध्यम से जो तरल पदार्थ होते हैं उनको लाया जाता है। ठीक है।
और पहले इनका जो प्रयोग होता था वो शहरों में, गांव में पानी लाने के लिए, उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। ठीक है, आज क्या है, इसका जो प्रयोग है वो पेट्रोल, तेल और गैस इत्यादि के लिए हो गया है। जैसे अभी हम रसिया से तेल मंगाते हैं या अरब देशों से तेल मंगाते हैं, इराक वगैरह जो होते हैं ना उधर के साइड के तेल देश हैं, तो वहाँ से अगर हम अरब देशों से तेल मंगाते हैं तो वो किसके माध्यम से आता है? पाइपों के माध्यम से आता है, वैसे आ ही नहीं सकता। तो पाइपों के माध्यम से क्या होता है, हम तेल मंगाते हैं, ज़मीन में मतलब बिछे होते हैं ये पाइपलाइन है, ऊपर भी बिछी होती हैं, ज़मीनों में बिछी होती हैं। तो इस प्रकार से पाइपलाइनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मंगाने का काम करते हैं। भारत में बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। अब भारत में एक बरौनी क्षेत्र है, वहाँ पे भी पाइपलाइन है, मथुरा, पानीपत, इन पर क्या होता है, ये सब यहाँ पे जो कारखाने स्थापित हो पाए ना, स्थापना की, वो पाइपलाइन के कारण ही संभव हो पाई कि वहाँ पर अब गैस उर्वरक होता है, मतलब गैस का उत्पादन होता है, कारखाने स्थापित हो पाए हैं तभी। ठीक है, पाइपलाइन को बिछाने की लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की लागत बहुत कम है, इससे देरी लगभग हानि ना के बराबर है। इसमें पैसा तो खर्च होता है काफ़ी, बट इसमें क्या होता है कि देरी कम लगती है और हानियाँ भी कम होती हैं, क्योंकि इसमें कोई लेना ही देना नहीं है, सीधे पाइप के अंदर से आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा कोई हानि नहीं होती है, ना कोई इसमें ज़्यादा कोई लागत लगती है। ये आराम से, मतलब लागत अधिक लगती है बट चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, देरी भी नहीं होती है सामान को आने में, और हानि भी कम होती है। कई बार होता है कि पाइप को फटने का इसका डर रहता है, बट बहुत कम होता है चांसेस, क्योंकि पाइप काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाले लगाए जाते हैं। और देश में कई सारी पाइपलाइन के जाल बिछाए गए हैं। तो देखो, इसमें आपके पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो इनको ध्यान रखना है। पहला कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से, जैसे असम हो गया ना, असम हमारा किधर है, पूरब में है, तो वहाँ का जो गुवाहाटी है, तो वहाँ से बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक ये क्या करते हैं, जाल बिछाए गए पाइपलाइन के। तो यहाँ से क्या होती है, गैस वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये सब लाई जाती है। ठीक है, और इसकी एक शाखा बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजवंद से। इसके अंदर भी ना जोड़ रखी है कनेक्टिविटी, जैसे ये गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद से होते हुए कानपुर तक जाती है ना जो लाइन, ऐसे करके, मतलब जो भी उधर से आती है ऐसे ऐसे करके, तो उसके भी दो विस्तार और हो रखी है। जैसे बरौनी को इधर दे दिया राजवंद से, तो दूसरा राजवंद से मीरा, जैसे ना मौरी ग्राम, इस तरीके से उनको बिछा रखा है। ठीक है, जोड़ रखा है अन्य क्षेत्रों को। दूसरा है कि गुजरात से सलाया और बीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक इसको बिछाया गया है, तो ये भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा ये सलाया से होते हुए क्या होता है, बीरम गांव जाता है, फिर मथुरा, मथुरा से दिल्ली, सोनीपत हरियाणा, फिर पंजाब में जालंधर, इस तरीके से। और तीसरा जो है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है, और मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर गुजर जाती है, मतलब जाती है, गुजरती है। और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। तो ये हमारी पाइपलाइन है जो अनेक क्षेत्रों को भारत में बिछाई गई हैं, जो गैस और तेल और पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और इसमें हमने देखा कि किस तरीके जो हम गाड़ी में पेट्रोल और गैस का यूज़ करते हैं वो कैसे आता है। तो हम देख सकते हैं पाइपलाइन के माध्यम से आता है। और जैसे कोई चीज़ ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं काफ़ी, जो हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वो किसके माध्यम से, सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से ले जाने का काम करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी जल परिवहन पर, जिसमें हम समुद्री पतन, जहाज़, नाव वगैरह इनके बारे में देखने वाले हैं। तब तक के धन्यवाद। और एक चीज़ और, मैं कुछ क्वेश्चन की वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।